Good morning, students. Today we are going to learn our next part of our last class. In our last class, we have learned about present simple tense, and in which we have started affirmative and negative sentences. And today's part is interrogative sentences. देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को स्टार्ट किया था और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने पढ़ा था, उनके रूल और रेगुलेशंस पढ़े थे। आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चालू करने वाले हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनके रूल्स और रेगुलेशंस। लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने से पहले हम एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को याद कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में होता ये था कि हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमने नोट लगाया था और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया था। इस हिसाब से हमने हमारे सारे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक इसी प्रकार से हमें आज जो करना है वो क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज WH वर्ड, यानी हम WH वर्ड से बनाएंगे। सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बट in tenses we have focus on helping verb type of questions. So we start with helping verbs. तो सबसे पहले हमें यही रिमाइंड कर लेना है कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट सिंपल की यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी डज। क्या आएगी? डज। और डज के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डू के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। डू हमारे पास प्लूरल और डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। सो गाइस देखिए, जब कभी भी हमें किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना हो और वो इंटरोगेटिव टाइप का हो तो हमें करना क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ सब्जेक्ट एंड according to helping verb we use verb and then object and then after question mark। या फिर हम ये कहें कि हमें सेंटेंस के अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है, फिर हमारे सब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना होता है और फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, और एंड में हमें जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप की जगह हमें क्वेश्चन मार्क वहाँ पे यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए नियम फर्स्ट क्या कहता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि ही सी इट यानी एक वचन कर्ता हमारे पास हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो काम में लेनी है वो हमें डज काम में लेनी है और वर्ब के साथ SAS नहीं लगेंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने डू में पहले ही SAS लगा के उसे एक वचन उसमें SAS लगा दिए हैं। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, यदि I we you they और बहुवचन करता हो तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो डू आएगी और डू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी हम क्या करते हैं, बहुवचन कर्ताओं में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही
यूज करते हैं। थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या आदि पर्सनवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी क्या करनी है, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, जो कि हमारे पास हमारे सेंटेंसेस में दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास जब कभी भी सेंटेंस में कोई ऐसे शब्द आ जाए जहाँ पर कि हमें WH वर्ड यूज करना होगा, तो हम सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क हम काम में लेंगे। तो यहाँ तक का जो फॉर्मूला है सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का, वो सारा का सारा हमारे पास एक जैसा है। बस हमें तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आएगा। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, WH वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, विच के साथ उनके संबंधित नाउन भी क्या करते हैं, आते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब कभी भी हमारे पास हाउ मच, हाउ मेनी, विच ऐसे WH वर्ड आए तो इनके संबंधित नाउन, जैसे हमें कह दिया जाए कौन सी किताब तुम चाहते हो, तो या फिर हमें सवाल पूछा जाए तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा शब्द आ गया ना, तो कौन से के लिए हमारे पास होगा विच। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, विच के साथ हमें बुक को काम में लेना होगा, विच बुक। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, फिर डू यू वांट विच। तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। अगले जो नियम है वो क्या कहते हैं, देख लीजिए एक बार। अगर वाक्य में कोई पर्सनवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है कौन, जिसे हम क्या कहते हैं हु। तो ऐसे शब्द जब भी हमारे पास आए तो हमें सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी बनानी होगी, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो अब यहाँ पे हु कम्स टू योर हाउस डेली। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस बना है वो हमारे पास कौन सा बन गया, यहाँ पे हमारे पास WH वर्ड वाला सेंटेंस बन गया। फिर अगला नियम देखिए, अगला क्या कहता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही तरह बनते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि थर्ड पोजीशन पे हमें क्या करना होता है, हमें नोट लगाना होता है। यानी WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगा देते हैं। एंड में तो हम पर्सनवाचक चिन्ह लगा ही लेते हैं। अब हम इन सब एग्जाम्पल्स के यानी नियम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या कहता है कि हमें डू डज यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई,
और एंड में हमें देखिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है? तो क्या वह एक पुस्तक पढ़ता, अब यहाँ पे क्या से मतलब हमारे पास WH वर्ड से नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो शब्द नहीं आए हैं जो जैसे कि कितना, कौन, क्यों, कहाँ, कब, वो नहीं आए हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड आया है वो हेल्पिंग वर्ब आया है। तो वह हम किससे काउंट करते हैं? ही से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पढ़ता है, ता है, तो हमें मेल जेंडर का पता चल रहा है, तो हम वह को क्या करेंगे? ही में। तो क्या होगा? ही के अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज। डज ही रीड अ बुक? क्या होगा? डज ही रीड अ बुक, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए डज ही रीड अ बुक। फिर नेक्स्ट है हमें, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? तो मैं आ गया आई, और आई के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा डू। डू आई गिव यू अ पेन? डू आई गिव यू अ पेन? फिर क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज योर मदर लव यू? फिर अगला WH वर्ड वाला देखिए, वाई डज ही कम सी कम हियर? वह यहाँ पे क्यों आई? वह यहाँ क्यों आती है? अब वह यहाँ क्यों आती है, तो क्यों आ गया, तो हमें सबसे पहले क्या काम में लेना है? WH वर्ड, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर अगला देखिए, विच बुक डू यू वांट? आपको कौन सी किताब चाहिए? तो कौन सी किताब, ये हमारे उस नियम से जहाँ पे कहा गया है कि विच के साथ हमें विच है, हाउ मेनी है, या फिर हाउ मच है, उनके साथ हमें ऑब्जेक्ट को लेना ही होता है जिसके लिए वो आए हैं। तो विच बुक, तो बुक को हमने साथ ले लिया। डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए? फिर हमारे पास वो आ जाते हैं, व्हेन डज ही गो टू स्कूल? व्हेन डज ही गो टू स्कूल? वह स्कूल कब जाता है? अब वह स्कूल कब जाता है, तो कब आ गया, तो हमें व्हेन WH वर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, और हमने हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड को हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दिया है। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट? उन्हें कितनी पेंसिल चाहिए? तो कितनी पेंसिल, कितना यहाँ पे जो शब्द आया है वो आया है पेंसिल के लिए, तो हाउ मेनी के साथ हमें पेंसिल काम में लेना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो गाइज, नियम क्लियर हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें हमें देखकर ही ये पहचाना होता है कि क्या ये प्रेजेंट के हैं या नहीं हैं, और प्रेजेंट में ही कब इन्हें बनाया जाएगा। सो हमारे पास पहला जो है वो ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में आएंगे? वो प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है यानी उबलता है, तो वहाँ पे बॉइल्स हो जाएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर अगला जो हमारे पास आता है वो क्या है कि स्थायी कार्य अथवा स्वभाव का बोध हमारे पास किस में आएंगे? वो
प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। जैसे स्थायी कार्य वी हियर विथ आवर ईयर्स, तो हम तो हमारे कानों से ही सुनेंगे, ये हमारा स्थायी कार्य है। या फिर द रोज स्मेल स्वीट, अब गुलाब आप चाहे कितना ही क्यों ना कर ले, लेकिन गुलाब की स्मेल तो ये इसका स्थायी कार्य है या फिर इसका स्वभाव का बोध है। गुलाब की सुगंध मीठी होती है तो वो मीठी ही होगी। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। थर्ड है किसी की आदत, जैसे वह अक्सर देर से आता है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि स्कूल के पास घर होने के बाद भी वो सबसे लेट पहुंचते हैं, है ना। तो वो उनका स्थायी आदत हो गई है। तो जो हैबिट हो गई है, हैबिचुअल जो चीज़ें हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। समाचार पत्रों की जो हेडलाइन होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। समाचार पत्रों की हेडलाइन जैसे 2 मर्डरर्स एस्केप, अब 2 हत्यारे बच गए। हालांकि घटना तो कल हुई थी, आज हमने पढ़ा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्यों इन्हें समाचार पत्रों की हेडलाइन को क्यों लिया जाता है, कारण ये है हमारे पास। इन्हें क्यों लिया जाता है? इन्हें इसलिए लिया जाता है कि आप अखबार को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए सॉरी, और जब आप बूढ़े हो जाएं तब इस अखबार को निकाल लीजिएगा, तो भी आप इसे यही पढ़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप किसी को बताएंगे तो आप ये कहेंगे कि इतनी तारीख को हमने ये पढ़ा था, लेकिन तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके पास जो सुनने वाला होगा उसे तो आप ये बात इस तरीके से बता देंगे कि इतनी तारीख को ऐसे 2 आदमी बच गए थे, हत्यारे बच गए थे। लेकिन आपसे यदि वो कहेगा कि आपको हेडलाइन पढ़िए, तो आप हेडलाइन को फिर से उसी तरीके से पढ़ेंगे, 2 मर्डरर्स एस्केप। जब 2 मर्डरर बच गए, अब 2 मर्डरर, क्योंकि हेडलाइन वो की वो ही रह जाती है। सो न्यूज़पेपर की हेडलाइन कहाँ आएगी, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगी। आंखों देखा हाल का वर्णन, आंखों देखा हाल का मतलब जैसे कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो और कमेंट्री हम सुन रहे होते हैं ना, वो भी हमारे पास किस में आती है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। ठीक इसी प्रकार से कोई ऐसी एक्शन जो कि भविष्य में होने वाली हो, यानी हम कोई यात्रा का प्लान करते हैं भविष्य में कहीं कुछ करने का प्लान करते हैं, तो वो भी हमारे पास प्लान फ्यूचर जो यात्रा संबंधी एक्शंस होती हैं वो भी हमारे पास कहाँ आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का टाइम टेबल बनता है कि इतनी तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, तो वो जो सभा को संबोधित करेंगे या जो भविष्य की एक्शन है उसका प्लान बन चुका है। तो ये फ्यूचर प्लान जो एक्शन होती है वो भी हमारे पास कहाँ आती है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। जैसे वी लीव फॉर जयपुर एट एंड रीच देयर एट 9, यानी हम जयपुर के लिए 8 बजे निकलेंगे और 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये एक भविष्य की प्लानिंग है। ठीक उसी प्रकार से कई चीज़ें हैं, जैसे इतिहास की कोई घटना है तो इतिहास की घटना भी हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में ही नोट की जाएगी या बताई जाएगी। यहाँ पे देखिए बात वही है, न्यूज़पेपर वाली सी बात है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की तरह कि जो एक बार दर्ज हो गया वो तो उसी समय का दर्ज हुआ होगा, और जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे वो पढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए अक्सर हम गांधी जयंती हो या फिर कोई जयंती होती है तो हम उनकी पोर्ट्रेट के सामने खड़े होके हम उनके लिए कुछ बोल रहे होते हैं, और जब बोल रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की, आपकी माताजी का नाम ये था, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं आपका हम कह रहे हैं कि आप अब यहाँ गए,
तो वो जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं वो उनके लिए इतिहास में दर्ज हो चुकी है और हमें उसी प्रकार उसे पढ़ना होता है। जैसे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता है। तो अब भारत पाकिस्तान से क्या हारता नहीं, क्या हारता भी है, लेकिन मान लीजिए जिस दिन हराया होगा उसी दिन ये न्यूज़ दर्ज हो गई या फिर ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया, तो वो इतिहास की घटनाएं हमेशा ही किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लगाया हुआ है। नोट क्या कहता है, इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं का अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करता है। यानी इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उन्हें सही ढंग से समझाने के लिए हम हिस्टोरिक प्रेजेंट इसे कहा जाता है, हिस्टोरिक प्रेजेंट का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए वेन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम WHEN वेन वर्ड का उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस के साथ हम, ये हमारे पास नोट करने वाली बातें हैं, इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसी से जुड़े हुए सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि हमें 2 वर्ब उपयोग में लेनी होती है, जहाँ पे हमें ये ही आइडेंटिफिकेशन हमारे पास वर्ड होता है, जिसमें एक फ्यूचर का होता है तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे आई शेल डू इट, आई शेल डू इट व्हेन ही कम्स, यानी जब वो आता है तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। अब यहाँ पर सेल ये हमारे पास फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है और कम्स हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES है। तो व्हेन हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड है यही हमें बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 टेंस काम में ली जा रहे हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट। फिर अगला है हमारे पास कि किसी भविष्य काल की जो निश्चित घटना है यदि वो टाइम टेबल के अनुसार हो या उसका टाइम टेबल बन चुका हो, तो बात वही है प्रधानमंत्री वाली कि यदि कोई पूर्व में कोई घटना निर्धारित कर दी गई हो तो हम उसे कहाँ लेंगे, प्रेजेंट सिंपल में काउंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, यानी ट्रेन कब जाएगी, यहाँ से ट्रेन 4:30 बजे जाएगी। तो अब जाएगी लेकिन पहले से निश्चित है, टाइम टेबल फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ SAES लगा हुआ है और ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल सेंटेंस, यानी इफ़ का प्रयोग करने वाले। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का हम उपयोग करते हैं। जैसे इफ़ ही कम्स टू मी, अगर वह मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, अगर वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूँगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई सी कमल सी विल टेल हिम, अगर मैं कमल को देखती हूँ या देखता हूँ, सी विल टेल हिम, तो वह उसे बता देगी। तो यहाँ पे देखिए इफ़ के साथ और व्हेन के साथ दोनों ही ऐसे हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिनसे हमें ये पहचानना है कि हमारे पास एक फ्यूचर होगा और एक हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होगा। सेंटेंस में हमारे पास 2 टेंस उपयोग में लिए जाएंगे। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो उनमें से हमें फिलअप करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, जिन क्रियाओं का प्रयोग
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, उनके साथ भी इसी टेंस का प्रयोग होता है। यानी जो क्रिया हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम में नहीं ले सकते वो भी यहाँ पर ही हम काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें एसएस यूज़ करना होता है। जैसे एग्जांपल, आई लव यू। अब कोई किससे कहता है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो कर रहा है ना, तो वहाँ पे तो होना चाहिए आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ। लेकिन हम उसे डायरेक्टली कहते हैं आई लव यू। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि लव में हम आईएनजी उपयोग नहीं ले सकते, हम इसे कंटिन्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसी वर्ब जिन्हें हम कंटिन्यूस में उपयोग नहीं कर सकते या आईएनजी नहीं लगा सकते, उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। आगे देखिए, कुछ आइडेंटिफिकेशन एडवर्ब्स हैं, इन्हें आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यही एडवर्ब्स आपके सेंटेंस में आपको ये पहचानने में मदद करेगी कि हमारा जो सेंटेंस है, क्योंकि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं एग्ज़ाम में, तो यही हमें बताएंगी कि हमें यहाँ पे भरना क्या है या फिर हमारा टेंस कौन सा है। जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, occasionally, every day, night, month, year, etc. each day, night, month, year, on Sundays, Mondays, so on, in the mornings, in the evenings, etc. once, twice, a day, a week, month, etc. यानी ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स आपको डायरेक्टली याद करने होंगे। यही आपके पास पहचान वाले जो आप पूछते हैं ना अक्सर कि सर क्या पहचान है, तो इनसे आप पहचान सकते हो कि हमारा ये टेंस कौन सा है। आगे देखिए, आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है और इस एक्सरसाइज के सारे आंसर्स 10th क्लास अपनी नोटबुक में करेंगी। कैसे करेंगी? जैसे आपको लिखना है पहले ये सेंटेंस पूरा लिखने के बाद में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक में आपको ये फिलअप करना है जो यहाँ पे ये वर्ब दी गई है। इस वर्ब की आपको सब्जेक्ट को देखकर या फिर सेंटेंस को देखकर ये पहचानना है कि इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है या फिर कैसा है या किस प्रकार के हमें वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि वर्ब की टेबल तो आपने पूरी तैयार करके रखी है। अब हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं, तो आप अपनी नोटबुक में ये 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और इन सभी को आपको करना क्या है, जैसे आप ये कर लीजिए, सारे सेंटेंस लिखने, सेंटेंस के साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे अंडरलाइन करना है और फिल करना है आपको कि ये हमारा आंसर है, और उसे संडे तक आप मेरे पास व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में आप उसे सेंड कर दीजिएगा, ताकि उन्हें चेक करके आपको बताया जा सके कि कहाँ आपकी क्या गड़बड़ रही है। सॉरी, संडे को नहीं, आज ही आप ये कर दीजिएगा, ताकि कल या नेक्स्ट आपकी क्लास में आपको बताया जाए कि आपकी कहाँ पे क्या गड़बड़ रही है, आपको प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है वो समझ में आया या नहीं आया। सो गाइस, आज की क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमने वो चीज़ें सीखी जहाँ पे कि हम ये पहचान पाएँ कि कौन से सेंटेंस कहाँ आते हैं, क्या एडवर्ब्स हैं जिनसे कि हम पहचान पाएँ कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं है। वो चीज़ें हमने आज सीखी हैं। साथ में आपको एक एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।